तो बच्चों बात कर लेते हैं अब कुछ और आइटम्स के बारे में जिनका ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या बैलेंस शीट में किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं डोनेशंस की। तो देखिए बच्चों, ध्यान रखिएगा, डोनेशंस जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक जनरल या स्पेसिफिक। तो जो जनरल डोनेशन है उसे आप इनकम में लीजिए, जो स्पेसिफिक डोनेशन है उसको लायबिलिटी में लीजिए। स्पेसिफिक डोनेशन फॉर एग्जाम्पल डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है, या डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, या डोनेशन फॉर एनी अदर पर्पस, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ये सब चीज़ें जो हैं स्पेसिफिक डोनेशन लायबिलिटी के तौर पर ट्रीट किया जाता है। ठीक है बच्चों, जनरल डोनेशन इनकम के तौर पर ट्रीट किया जाता है। अगर डोनेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है और सिर्फ डोनेशन दे रखा है तो उसे आप इनकम ही मानिएगा, यानी जनरल डोनेशन ही मानिएगा। उसके अलावा लेगेसी या गवर्नमेंट ग्रांट जो होते हैं इनका ट्रीटमेंट भी डोनेशन जैसा ही होता है। लेगेसी वैसे ये अमाउंट होता है, वो उस अमाउंट को कहते हैं जो अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ ए डिसीज पर्सन एक एनजीओ को या एनपीओ को मिला करता है। अगर वो लेगेसी किसी खास काम के लिए दी गई है तो फिर वो लायबिलिटी बन जाएगी। अगर लेगेसी जो है सिर्फ दी गई है बट किसी खास स्पेसिफिक पर्पज से नहीं दी गई तो वो इनकम होता है। सेम फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, अगर वो किसी खास काम के लिए नहीं दिया गया तो वो इनकम है। अदरवाइज किसी काम खास काम के लिए दिया गया है जो नॉर्मली होता ही है, उसको लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। ठीक है बच्चों, लाइफ मेंबरशिप फीस लायबिलिटी ट्रीट की जाती है क्योंकि ये वन टाइम पेमेंट होता है और इसके बदले में बेनिफिट पर्सन को जो है वो लाइफ टाइम मिला करते हैं, तो इट्स अ लायबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एंट्रेंस फीस या मेंबरशिप फीस, इसको इनकम लिया जाता है। वैसे ये डिबेटेबल है बट आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको एज एन इनकम ही ट्रीट करना है इन द एब्सेंस ऑफ एन इन्फॉर्मेशन। लॉकर एंड इनकम है। ऑनरेरियम एक्सपेंडिचर है। Honorarium is a payment made to a person who is voluntarily providing his or her service to the organization, which normally commands a fees, but he is not charging any fees because you have not employed him or her. So it's a kind of gratitude that you are paying that certain amount as a respect to that person. ठीक है बच्चों, उसके बाद आप परचेज एंड सेल और न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर की परचेज आपको जो है वो एक्सपेंडिचर ट्रीट करनी है, सेल इनकम ट्रीट करनी है। ये सेम फॉर periodicals एंड मैगजीन्स, बट दिस इज़ नॉट फॉर बुक। ध्यान रखिएगा, बुक्स को हम एसेट लेते हैं, बुक्स की परचेज सेल एसेट में प्लस माइनस की जाती है। स्पेशल सब्सक्रिप्शन या स्पेशल रिसिट्स की बात करूं तो उससे जुड़ा हुआ खर्चा माइनस करके जो पैसा बच जाएगा इनकम में डाल दीजिए। अगर खर्चा ज़्यादा है तो उसको एक्सपेंडिचर में डाल दीजिए। और अगर स्पेशल सब्सक्रिप्शन ले लिया है उससे जुड़ा हुआ खर्चा भी इस साल इंकर्ड ही नहीं हुआ, अगले साल होना है तो लायबिलिटी में भी डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको जब उससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल आएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, जुड़ा हुआ एग्जाम्पल या जब जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता तो बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके अलावा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी एसेट की परचेज या सेल जो है वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करनी होती। वो के कैपिटल एसेट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ करते हैं, उसको आपको बैलेंस शीट में ही शो करना होता है। लेकिन हाँ, एसेट का जो डेप्रिसिएशन लगता है और जो एसेट बेचने पर गेन या लॉस होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ सकते हैं। डेप्रिसिएशन और लॉस तो एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे, गेन इनकम में आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। उसके अलावा आपका जो है बैलेंस शीट में मैंने बता ही दिया, परचेज प्लस होता है, सेल माइनस होता है, सेल की बुक वैल्यू माइनस की जाती है। ठीक है, या कॉस्ट प्राइस माइनस किया जाता है। अगर पहले दिन बेच दिया है तो स्टार्टिंग की बुक वैल्यू माइनस की जाती है। डेप्शन नहीं लगा करता तो कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। यहाँ पर मैं बच्चों आप लोगों को एक चीज़ ऐसी बताने जा रहा हूँ जो आपके बहुत काम आएगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एनपीओ। वो ये कि आप जो है कोई भी एसेट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट साइड में दे रखी है रिसीन पेमेंट अकाउंट में, तो ध्यान रखिएगा वो एसेट, इसका मतलब इसी साल खरीदी गई है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। ठीक है, ऐसे ही कोई लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ रिसिट साइड में दे रखी है तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। तो एसेट सिर्फ पेमेंट साइड में और लायबिलिटी सिर्फ क्रेडिट साइड में, रिसिट साइड में दे रखी है तो इसका मतलब वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही आएंगे। अगर एसेट का कोई पुराना बैलेंस है तो एसेट का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए इस फॉर्मूले को ध्यान रख लीजिएगा, बहुत काम का है। ये फॉर्मूला होता है क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल, जिसकी बुक वैल्यू माइनस करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ओ पी माइनस एस डी, यानी ओ और पी प्लस करने हैं, एस डी माइनस करना है, उससे क्लोजिंग वैल्यू निकल आती है। कई बार क्लोजिंग दे रखा होता है, डेप्शन निकालना होगा तो आप उस केस में डेप्शन निकाल दीजिएगा। डेप्शन का फॉर्मूला हो जाएगा ओपनिंग प्लस परचेज माइनस एस सी, यानी सेल माइनस क्लोजिंग। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसको फॉलो कर लीजिएगा। दैट इज फॉर एन एसेट, फॉर अ फिक्स एसेट मेनली। ठीक है बच्चों,
और जो मैंने आपको बताई ये बात उसको ध्यान रखना, जो बहुत काम आएगा। इनकम का आउटस्टैंडिंग एसेट होता है, ठीक है बच्चों, और एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग जो है वो लायबिलिटी होता है, ठीक है बच्चों। इनकम का एडवांस जो है वो लायबिलिटी होता है, और एक्सपेंस का एडवांस जो है वो एसेट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा, और इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ये मेरा जो समझाने का प्रोसीजर है चैप्टर का। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाले हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। मैंने टी एस ग्रेवाल बुक के सारे सॉल्यूशंस डाले हुए हैं, सारे बुक के क्वेश्चन के, ठीक है। क्वेश्चन 1 से लेकर 58 तक सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो डाले हुए हैं मैंने, ठीक है। मैं उनको उनका लिंक अपने वीडियोज़ में डाल दूँगा ताकि आपको वो मिल जाए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।